लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, दैट इज स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस RT log of इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके, हम फ्री एनर्जी चेंज जो है अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस एंड अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशन कहां पर होगा? लेबोरेटरी में। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन कहां होगा? इनसाइड योर सेल, इनसाइड द सेल, नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो हमको निकालना पड़ेगा सेल में, जब हम सेल के अंदर जब फ्री एनर्जी चेंज हम कैलकुलेट करेंगे तब हमको कैसे निकालना पड़ेगा? इस फॉर्मूला का हेल्प लेना पड़ेगा, जिसमें डेल्टा जी यानी फ्री एनर्जी चेंज अंडर एनी कंडीशन इज इक्वल टू फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस RT log of mass action ratio. This is mass action ratio. तो दैट मीन्स अब इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। तो इसको आप डिराइव करोगे तो यू विल गेट दिस फॉर्मूला वेयर इट स्टेट्स डेल्टा जी 0 यानी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू माइनस RT log of equilibrium constant. KEQ is the equilibrium constant, and it is what it is? It is again the mass action ratio at the concentration where the equilibrium has reached. आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्लियर है ये सब पॉइंट? फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर। ये सब हम लास्ट क्लास में समझा दिए हैं आपको, ठीक है ना? अब आगे हम देखते हैं। तो इस आधार पर, इस फॉर्मूला के आधार पर अब आप देखिए कि अगर किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 1 हो जाए, ओके, देन क्या होगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT का सिंपल एंड लॉग ऑफ 1, ठीक है। तो इफ KEQ इज मोर देन 0, अगर KEQ जो है 1 से ज्यादा हो गया, ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ज्यादा है तो देन RT जो है माइनस RT लॉग ऑफ KEQ भी ज्यादा होगा, निगेटिव होगा, तो डेल्टा जी 0 निगेटिव होगा। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 1 से ज्यादा है तो देन इट इज, you can say this reaction is exergonic. This reaction can happen spontaneously. Okay, स्पॉन्टेनियसली होगा कि नहीं होगा ये बाद की बात है। क्यों स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा? क्योंकि बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, हम पढ़ाए थे लास्ट क्लास में। बिकॉज एंड ट्रांजिशन स्टेट रिक्वायर्स एक्टिवेशन बैरियर, एंड बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस नहीं है, ऑल्दो इट इज एंडरगोनिक, एक्सर्गोनिक, बट the dissociation of ATP into ADP and inorganic phosphate will not happen until the transition state, which is a high energy state, okay, in comparison with the original reactant. Until this is achieved, तब तक ये डिसोसिएशन नहीं होगा। तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट में लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? एंजाइम है। नहीं तो आप कहोगे ये तो बहुत बढ़िया एंडरगोनिक प्रोसेस है, जितना एटीपी प्रोडक्शन हो तुरंत, जैसे ही प्रोडक्शन हो तुरंत डिसोसिएट हो जाएगा एडीपी एंड पीआई में, एंड इट विल रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल बी ऑफ नो यूज टू यू, बिकॉज दैट एनर्जी विल बी रिलीज्ड नॉट एट ए अप्रोप्रिएट टाइम। सो बीच में एंजाइम इन्वॉल्व है, ठीक है। तो फिर भी वो प्रोसेस है आपका एक्सर्गोनिक। तो एक्सर्गोनिक प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी मोर देन 1, एंड एंडरगोनिक प्रोसेस तो मोर देन 1 तो नेगेटिव, एंड और एंडरगोनिक प्रोसेस में
it will be less than 0, less than 1. If it is less than 1, then it means it is minus, minus minus plus हो जाएगा, delta G0 will be positive. Okay, so now we will move ahead. यहाँ तक आप लोग क्लियर है? Yes sir. Yes sir. रिकॉर्डिंग है ना? हाँ हाँ रिकॉर्डिंग है. ओके, सो वन, अब हम देखते हैं. अब आप यहाँ पर देखिए कि एक चीज आपको ध्यान रखना है, ऑल्दो हमको इससे पता चल रहा है कि डेल्टा जी जो है अगर निगेटिव है तो रिएक्शन इज एक्सर्गोनिक, रिएक्शन अपने आप होगा. अगर पॉजिटिव है तो रिएक्शन एंडरगोनिक होगा, हम एनर्जी देंगे तब होगा. ठीक है, रिएक्शन तो हो रहा है, बट रिएक्शन किस गति से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है, यह इक्वेशन आपको इसके बारे में कुछ नहीं बताता है. ये सिर्फ ये बोल रहा है कि टिल द इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, तब तक रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलता जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा. इससे यही पता चल रहा है. यस कि नो? Yes sir. कितनी जल्दी पहुंचेगा, किस रेट से पहुंचेगा, कब पहुंचेगा, यह ये नहीं बता रहा है. तो यह आपको ध्यान रखना है. इसीलिए कह रहा है वन कॉशन अबाउट द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेल्टा G0 यानी फ्री एनर्जी चेंज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन. सो फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन दिस इज ए थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट under a particular standard condition. Delta G0 for a reaction is a thermodynamic constant. It will not change. ये फिक्स वैल्यू है, क्योंकि जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो वो बॉन्ड ब्रेक होने से सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा हर बार. सॉरी, सेम अमाउंट बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो सेम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज होगा हर बार. ठीक है, एक ही टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होने से ऐसा नहीं होगा एक टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन कभी कुछ कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा नहीं. बिकॉज दीज आर गवर्न्ड बाय द लॉज ऑफ द नेचर. सो सबके लिए सेम है, तो इसलिए डेल्टा G0 इज ए कांस्टेंट अंडर कांस्टेंट कंडीशंस. सो इट इज ए थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन सच एज, और ऐसा कांस्टेंट है सच एज दिस सो वेयर द फाइनल इक्विलिब्रियम फॉर ए रिएक्शन लाइज बट टेल्स नथिंग अबाउट हाउ फास्ट दैट इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड. इससे ये तो पता चल जाता है कि इक्विलिब्रियम कितनी दूर है, लेकिन कितनी जल्दी से हम रिएक्शन वहां इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा वो नहीं पता चलता. यानी रेट ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम को कितना टाइम लगाएगा अचीव करने में इक्विलिब्रियम को एक पर्टिकुलर रिएक्शन, तो उससे हम टाइम डिवाइड करके रेट निकल सकता है कि कितना रेट है इस रिएक्शन का. द रेट्स ऑफ रिएक्शन आर गवर्न्ड, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन का जो लॉज है गवर्न्ड बाय द पैरामीटर्स ऑफ काइनेटिक्स. कहने का मतलब हुआ डेल्टा G0 जो है वो आपका कांस्टेंट है, लेकिन अंडर डिफरेंट कंडीशंस तो डिफरेंट डेल्टा G होगा. वो दैट डिफरेंट डेल्टा G इज नॉट डेल्टा G0. ओके, सो दैट इज डिफरेंट. सो देयर विल बी डिफरेंट काइनेटिक्स. Suppose if a mediator is involved, if a catalyst is involved, then the rate of the reaction will become high. And if there is no catalyst, because all these reactions, the biological reactions which is happening inside the cell requires an activation barrier to be achieved. कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे का इंटरमीडिएट जो है उसका एनर्जी स्टेट जो है एक ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें एंजाइम इन्वॉल्व है, एंड दैट ट्रांजिशन स्टेट इज हैविंग हायर एनर्जी वैल्यू. जब तक ये नहीं आएगा तब तक आगे डाउन रिएक्शन विल नॉट गेट कंप्लीटेड. सो दिस इज काइनेटिक्स. सो वी डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट द काइनेटिक्स बाय दिस फॉर्मूला, और इस एंजाइम काइनेटिक्स को हम चैप्टर 6 में बाद में पढ़ेंगे. अभी के लिए आप देख लीजिए, दिस इज द सेम थिंग, रिपीटिशन ऑफ कल जो हम बताए थे आपको वही रिपीटिशन है. ये सब आपको हम समझा चुके हैं, फिर भी I did it out, और जल्दी पढ़ूंगा आप लोग समझते चले जाओगे आराम से. इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स जस्ट एज द मैकेनिकल एग्जांपल इन फिगर 127A. 127 फिगर इज हियर. दिख रहा है फिगर आपको? दिस फिगर. ये फिगर एक्सप्लेन कर दिए थे कल आपको, यस कि नो?
मेरी आवाज आ रही है? यस सर, फिगर नहीं दिख रहा। ये फिगर नहीं दिख रहा सर। सर फिगर वर्क तो ठीक ही है, फिगर नहीं दिख रहा है ये Yes, फिगर, sir, सर अब दिख दिख रहा है। दिस फिगर आई अब आया तो ठीक है ना। तो इसमें हम क्या देख रहे थे, एक एंडरगोनिक प्रोसेस को एक्सर्गोनिक प्रोसेस के साथ, एक हाईली एक्सर्गोनिक प्रोसेस के साथ कपल कर देने से एंडरगोनिक प्रोसेस जो है वो हो जा रहा है। ठीक है, तो यही सब लिखा हुआ, ये हम कल बता दिए हैं आपको, फिर भी हम आई रीड इट आउट। In biological organisms, just as in the mechanical example in figure 127a, an exergonic reaction can be coupled to an endergonic reaction to derive otherwise unfavorable condition. That is figure 127b, हम ये भी आपको कल समझाया था, ये अनफेवरेबल कंडीशन है, ये भी देख लीजिए आप फिगर। तो ये केमिकल रिएक्शन में से दोनों का डेल्टा G1 डेल्टा G2 एंड डेल्टा G3 इज स्टिल एक्सर्गोनिक, माइनस नेगेटिव में है। यहाँ पॉजिटिव है डेल्टा G1, डेल्टा G2 इज हाईली नेगेटिव, सो रिजल्टेंट डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 डेल्टा, क्योंकि दोनों रिएक्शन कपल्ड हुआ, तो नेट रिजल्टेंट डेल्टा G3 इज स्टिल नेगेटिव। सो दिस होल प्रोसेस यानी कपल्ड होने के बाद रिएक्शन 1 प्लस रिएक्शन 2 रिएक्शन 3 इज एक्सर्गोनिक, ये कह रहा है। ये सब आप पढ़ चुके, डिस्कस कर चुके हैं। कॉल्ड ए टाइप ऑफ ग्राफ कॉल्ड ए रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, वो डायग्राम को रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम कहते हैं। Illustrates this principle for the conversion of glucose to glucose 6-phosphate, the first step in the pathway of oxidation of glucose. The simplest way to produce glucose 6-phosphate would be reaction 1. तो सिंपलेस्ट है, ग्लूकोज के साथ एक फॉस्फो, आप समझ रहे हैं कि एक फॉस्फेट ग्रुप जो है बाइंड कर रहा है ग्लूकोज 6-phosphate, बट द free energy change of this direct reaction is positive. This cannot happen on its own. So here Pi is abbreviation of inorganic phosphate, formula is HPO4 -2. ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन में डबल नेगेटिव चार्ज रहता है, 2 ऑक्सीजन पर एक। Don't be concerned about the structure of these compounds now. Okay, we described detail in the later section. This reaction does not occur spontaneously because delta G0 is G1 is positive. तो इसके साथ ATP का कपलिंग हुआ, एक्सर्गोनिक G2 is highly negative. So these two chemical reactions share a common intermediate, that is inorganic phosphate, which is consumed in reaction 1 and produced in reaction 2. Inorganic phosphate is getting consumed over here in reaction 1 because it is becoming part of this molecule and here it is produced in reaction 2. reaction 2 का जो प्रोडक्ट है वो reaction 1 का रिएक्टेंट है। सो अगर दोनों केमिकल रिएक्शन को आप जोड़ कंबाइन कर दो तो 2 reactions can therefore be coupled in a form of third reaction, which we can write as the sum of reaction 1 and 2 with the common intermediate Pi. कॉमन इंटरमीडिएट Pi हो गया, एक में प्रोड्यूस हो रहा है दूसरे में कंज्यूम हो रहा है, तो Pi को ओमिट कर दिए दोनों साइड से, यहाँ भी Pi है यहाँ भी Pi, omitted from both sides of the equation. So now this is the net reaction. Because more energy is released in reaction 2 than is consumed in reaction 1. So इसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ डेल्टा G2 और इसमें कम, जितना इसमें रिलीज हुआ उससे कम इसमें कंज्यूम हो रहा है। ओके, नॉट इन दिस ATP एंड PI। हाँ, जितना इसमें रिलीज हो रहा है उससे कम एनर्जी इसमें इसका फॉर्मेशन के लिए डेल्टा G जो है उतना, सॉरी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, पॉजिटिव नेगेटिव मत सोचिए, इसके ब्रेक डाउन होने से एनर्जी ज्यादा निकल रही है और इसके फॉर्मेशन में एनर्जी कम लग रही है। Because more energy is released in reaction 2 than is consumed in reaction 1, the free energy change for the reaction 3, that is delta G3, is negative, and the synthesis of glucose 6-phosphate can therefore occur in reaction 3. So this is now possible inside the cell because overall delta G3 remains negative.
आगे बढ़े हम लोग। यस सर। अब देखिए, जिस तरह इस इक्वेशन को हम ऐड किए, इस दोनों इक्वेशन को ऐड किए और रिएक्शन 3 बनाए, और इस दोनों इक्वेशन के डेल्टा जी को भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे इस फिगर में हम देखे थे, डेल्टा G3 इज इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। हम देखेंगे कि अब इंडिविजुअल डेल्टा जी कितना है इन दोनों रिएक्शंस का, और उसके बाद उसका हम योग करेंगे। ठीक है, सेम एग्जांपल है। ओके, द सेम दिस वन, इसी को हम निकालते हैं। देखिए एग्जांपल वर्क एग्जांपल 3, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंजेस आर एडिटिव। इनका योग किया जा सकता है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज का। कहां पर? जब रिएक्शंस जो है कपल्ड है। ठीक है, यहाँ पर कपल्ड रिएक्शन है तो फ्री एनर्जी चेंज जोड़ दोगे। गिवन दैट द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज फॉर रिएक्शन ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो फाइनल रिएक्शन है, इसका एनर्जी चेंज क्या है? 13.8 किलो जूल पर मोल। यानी ये पॉजिटिव है, इसके बनने में 13 आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंसेप्चुअल है बहुत। 13.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता है इसके फॉर्मेशन होने में। एंड एटीपी के ब्रेक डाउन होने का फ्री एनर्जी चेंज इज -30.5 किलो जूल। सो व्हाट इज द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द रिएक्शन ग्लूकोज एटीपी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? ठीक है, कहने का मतलब। तो अब इस जो डेल्टा G3 मतलब यहाँ निकालने कह रहा है, ये तो हो गया डेल्टा G1 जिसमें फॉर्मेशन में इतना की आवश्यकता है एक्सर्गोनिक, एंड सेकेंड वन इज हाईली एंडरगोनिक माइनस। फर्स्ट होगा इंडोगोनिक और सेकंड होगा एक्सोगोनिक। हाँ हाँ, वो हम थोड़ा लटपटा जा रहे हैं बोलने में, स्लिप ऑफ टंग। फर्स्ट दिस इज हाईली, दिस वन इज एंडरगोनिक एंड दिस वन इज हाईली एक्सर्गोनिक, सो यू कैन ऐड बोथ। इसको निकालने के तो अब ये दिस रिजल्टेंट रिएक्शन इज, यू कैन ऐड इट डेल्टा G0 अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। इसमें जीरो लगाना कभी मत भूलना, ऊपर में छोटा सा जो डिग्री सेंटीग्रेड में जो जीरो लगा, तो दैट जीरो मीन्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। ये सारा कैलकुलेशन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है, अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। एक्चुअल में हम आगे चल के देखेंगे, एक्चुअल में एटीपी का जो ब्रेकडाउन एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है आपका सेल के अंदर, इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, सेल के अंदर जब हो रहा है उस समय कितना एनर्जी रिलीज होता है एक्चुअल में? डज एनीबॉडी नो? दिस इज द डेल्टा G0। और डेल्टा जी क्या है? सेल के अंदर जब डिसोसिएट हो रहा है या फॉर्म हो रहा है, या आप इसे समझिए सेल के अंदर क्या हो रहा है, या तो एटीपी, ये वाला रिएक्शन एटीपी का ब्रेकडाउन, इसमें डेल्टा जी कितना है, और या एटीपी का फॉर्मेशन जब हो रहा है। तो कुछ आगे इसका डिस्कशन है, मैं अभी से बता देता हूं आपको, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन में है। ओके, यहाँ पर डेल्टा G0 थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है, थोड़ा सा नहीं, एटीपी का प्रोडक्शन जो है, चूंकि यहाँ पर मोलर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में, यानी यहाँ पर 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द एटीपी मौजूद है डिसोसिएशन से पहले, तब जाके -30 निकाला। लेकिन सेल के अंदर तो ऐसा नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन 1 मोलर नहीं है, टेम्परेचर इज नॉट 25। ठीक है, तो सब मिला करके एटीपी का हाइड्रोलिसिस इन द लिविंग सिस्टम आपका हो जाता है 50.5, और वही उतना ही फॉर्मेशन में, एटीपी की फॉर्मेशन में +50, 50 के लगभग होता है। आगे हम देखेंगे उसको कैसे कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेशन भी है इस बुक में। ओके, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि ये अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन है, 30.5 किलो जूल पर मोल। तो दिस इज द नाउ the value which is coming to you is 16.7 किलो जूल पर मोल, जब ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया।
with the help of ATP in the presence of enzyme hexokinase. तो उस रिएक्शन का, इस रिएक्शन का this much is free energy change. Now, some of the energy which is released will be utilized to perform the work, and some of the energy will be stored in the, it will be stored as the potential energy in the form of new covalent bond which has been formed in glucose 6-phosphate as a result of this reaction. कहने का मतलब हुआ कि आप सोचोगे कि इसको -30 तो बाकी बचा हुआ एनर्जी कहाँ गया?